में गुस्सा कैसा। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट बैठक कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं कड़े फैसले। एमएलसी उपचुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। स्वामी प्रसाद मौर्य के त्यागपत्र से खाली हुई थी सीट। 2 जुलाई तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी का रहेगा फोकस। कभी उपचुनाव न लड़ने वाली बीएसपी अब लड़ेगी उपचुनाव। उपचुनाव की हर एक सीट पर प्रचार करेंगे आकाश आनंद। प्रदेश भर में आज काला दिवस मनाएगी बीजेपी। हर जिले में होंगे आयोजन। मंत्रियों की लगी ड्यूटी। इमरजेंसी पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी बीजेपी। बिजली संकट से 1/3 शहर उबला। 1 दर्जन मोहल्ले में पूरे दिन गुल रही बिजली। कमला नेहरू नगर और मुखर्जी पार्क में आपूर्ति रहेगी ठप। यूपी में एंट्री करते करते रह गया मॉनसून। बिहार बॉर्डर पर 5 दिन से अटका। आज 63 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताते हैं, जहां पर आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट की अहम बैठक। बता दें कि आज सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट की बैठक। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट की बैठक। लोक भवन में होगी यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। आज सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट बैठक। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट बैठक। लोक भवन में होगी यूपी कैबिनेट की बैठक। आज सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट की बैठक। लोक भवन में होगी यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। आज सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट बैठक। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज तो वहीं आपको बता दें कि एमएलसी उपचुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। स्वामी प्रसाद मौर्य के त्यागपत्र से खाली हुई थी सीट। स्वामी प्रसाद मौर्य के त्यागपत्र से खाली हुई थी सीट। एक सीट के लिए होगा उपचुनाव। नामांकन पत्र 2 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। एमएलसी सीट विधानसभा क्षेत्र कोटे की है। एमएलसी उपचुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। स्वामी प्रसाद मौर्य के त्यागपत्र से खाली हुई थी सीट। यूपी विधानसभा उपचुनाव में रहेगा बीएसपी का फोकस। कभी उपचुनाव न लड़ने वाली बीएसपी अब उपचुनाव लड़ेगी। कभी उपचुनाव न लड़ने वाली बीएसपी अब लड़ेगी उपचुनाव। खिसकती जमीन और खोता जनाधार को साधने की तैयारी। आकाश आनंद पर बसपा नेताओं की निगाहें।
कभी उपचुनाव न लड़ने वाली बीएसपी अब लड़ेगी उपचुनाव। खिसकती जमीन और खोते जनाधार को साधने की तैयारी। आकाश आनंद पर भी बसपा नेताओं की निगाहें। उपचुनाव की हर एक सीट पर प्रचार करेंगे आकाश आनंद। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव में रहेगा बीएसपी का फोकस। कभी उपचुनाव न लड़ने वाली बीएसपी अब उपचुनाव भी लड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, इस बार के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है, जिस तरीके से बीएसपी की एक भी सीट का खाता नहीं खुला, इसको लेकर के बीएसपी इस बार उपचुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है। क्या लगता है, जिस तरीके से आकाश आनंद को भी दोबारा से बीएसपी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, तो आकाश आनंद इस बार कुछ अपना जादू दिखा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव हुए हैं और बीएसपी अकेले ही चुनाव 80 सीटों पर लड़ी है जी। और इन 80 सीटों में बीएसपी की अगर बात करते हैं तो एक भी सीट नहीं जीत पाई है बीएसपी। तो ये माना जा रहा है कि बीएसपी की रणनीति पूरी तरीके से अलग बदलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आकाश आनंद की अब से फिर से वापसी हुई है और इस वापसी के बाद से ये लगने लगा है कि बीएसपी अब नए तरीके के साथ में, नए जनाधार के साथ में इस बार जो है वोट बैंक जो है काटने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी इस बार के लोकसभा चुनाव में जो मेहनत कर रही थी, जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। लेकिन अब उपचुनाव जो होने हैं, जहां पर सीटें खाली हुई हैं, वहां पर बीएसपी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और वहां पर बीएसपी पूरी ताकत के साथ में इस बार जो है चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो जो सफलता चाहिए थी बीएसपी को, वो नहीं मिल सकी है। इसके साथ ही साथ जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2022 में, वहां पर भी बीएसपी को कोई ठीक ठाक फायदा नहीं मिला था। तो ये माना जा रहा है कि बीएसपी जो उपचुनाव होने हैं, जो लोकसभा सीटें खाली हुई हैं, जो विधानसभा से जीत करके जो लोकसभा पहुंचे हैं, वहां पर बीएसपी इस बार जो है अपनी कैंडिडेट उतारने का जनाधार बना रही है। जी बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और उसके जो कोर वोटर्स हैं वो भी जो है बीएसपी से अलग होते दिखाई दे रहे थे, तो क्या इस बार जब उपचुनाव हो रहा है तो वापस से जो उनका जो कोर वोटर्स हैं बीएसपी के, वो बीएसपी के खाते की तरफ दोबारा से बढ़ते दिखाई देंगे? देखिए, बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो जो बहुजन समाज पार्टी है कि उसकी पूरी कमान जो है बसपा सुप्रीमो मायावती के पास में है। क्योंकि जिस तरीके से बसपा ही मायावती ही इन हर चीज का फैसला जो है वो लेती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीएसपी की जो रणनीति होगी वो बिल्कुल ही अलग होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है, इन उपचुनाव में लेकर के बीएसपी अपना कोर वोट बैंक जो उनका बीएसपी का जो माना जाता है, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं इस बार भटका है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि जिस तरीके से पीडीए के साथ में अखिलेश यादव चले हुए थे और फिर वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो साथ मिला था, तो कहीं ना कहीं जो उनका कोर वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आया। लेकिन उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव विधानसभा का चुनाव होगा, तो इसमें किस तरीके से रणनीति बसपा बनाती है ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आकाश आनंद की वापसी हुई है, एंट्री हुई है फिर से, तो क्या नई रणनीति क्या बना पाएंगी आकाश आनंद, बना पाएंगे मायावती के साथ में? बिल्कुल बिल्कुल संदीप, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और इसी बीच आप हमारे साथ बने रहिए संदीप। और इसी बीच दर्शकों को तस्वीर दिखा देते हैं जहाँ पर संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। में भी दिल्ली के पानी का कोटा था 1005 MGD और 30 साल के बाद जब आबादी, जनसंख्या, पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई, तब भी दिल्ली के पानी का कोटा है मात्र 1005 MGD। मुझे भाजपा के लोग दुनिया का कोई विज्ञान बता दें, भारत के प्रधानमंत्री कोई विज्ञान बता दें, कोई एक ऐसा तरीका बता दे बीजेपी के लोग जिससे पानी बनाया जा सके। जो हमारा निर्धारित कोटा है, अगर उतना पानी भी हमें नहीं मिलेगा, एक तो 3 गुना आबादी पर उतना ही पानी हमको मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए कैसे दिल्ली के अंदर आपूर्ति हो सकती है? कैसे दिल्ली के लोगों को पानी दिया जा सकता है पर्याप्त मात्रा में, जब हमें मिलेगा ही नहीं पीछे से? दिल्ली
की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 9-9.5 साल के अंदर 12,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम किया। 12,000 नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया। 12,000 किलोमीटर। कैनाल के अंदर पानी की बर्बादी ना हो, इसको पक्का कराने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किया दिल्ली की सरकार ने। जितने प्रयास हमारी तरफ से हो सकते थे हमने किया। हर स्तर पे कोशिश की कि दिल्ली के लोगों को पानी मिल सके। पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक आदमी के लिए मान लीजिए 1 गिलास पानी होता है, आदमी की संख्या हो गई 3, लेकिन पानी उतना ही है, 1 गिलास पानी ही है जिसमें 3 लोगों को पानी पिलाना है। उसमें से भी आप कटौती कर रहे हैं। ये कौन सा न्यायपूर्ण तरीका है? और किस बात की दुश्मनी निभा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों से? ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 7 सीटें देकर जिता दिया, ये कि दिल्ली से 2 केंद्रीय मंत्री बन गए। ये दिल्ली वालों का गुनाह है, अपराध है। पिछले 3 बार से लगातार दिल्ली के लोग 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के जिता रहे हैं। इन सवालों को लेके आतिशी जी 5 दिनों से अन्न त्याग करके बैठी हुई थी, अनशन पर बैठी हुई थी। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टर उनको बार बार कह रहे थे कि आप अपना अनशन तोड़िए। लेकिन कल रात में अचानक उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। पहले एलएनजेपी के डॉक्टरों की टीम ने शाम को देखा, फिर अपोलो में उनका ब्लड सैंपल चेक कराया गया, एलएनजेपी में ब्लड सैंपल चेक कराया गया और उनका जो शुगर लेवल आया वो 43 आया। उसी समय रात में एलएनजेपी के डॉक्टरों को फिर बताया गया, मैं करीब 1:30 बजे के आसपास पहुंचा वहां पे भोगल के अनशन स्थल पे, और हमने बताया कि अभी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 43 है। 36 होगा। डॉक्टरों ने बार बार कहा अब आप इनका तुरंत चेक करते रहिए, ब्लड शुगर कितना है इस वक्त, कितना है। तो 1-2 बार वहां फिर चेक हुआ। अंतिम जो ब्लड शुगर रिपोर्ट आई वो 36 आई, 36 जो ग्लूकोमीटर में चेक किया गया। डॉक्टरों की सलाह थी किसी भी हालत में इनको तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, वरना आतिशी का जीवन जा सकता है। उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। यहाँ पर आपने सुना आप सांसद संजय सिंह को, जिन्होंने दिल्ली में बढ़ती पानी की समस्या को लेकर के सत्ता पक्ष पर तंज कसा और साथ ही जो जल शक्ति मंत्री हैं आतिशी, उनकी तबीयत को लेकर भी चिंता व्यक्त की। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर एकेटीयू में 120 करोड़ रुपए की ठगी का मामला। एकेटीयू में 120 करोड़ रुपए की ठगी का मामला। यूनियन बैंक के रीजनल और ब्रांच मैनेजर को नोटिस। रीजनल और ब्रांच मैनेजर समेत 6 अफसरों को नोटिस। पुलिस रीजनल और ब्रांच मैनेजर के भी दर्ज करेगी बयान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, एकेटीयू में काफी ज्यादा धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 120 करोड़ की ठगी का मामला जो है वो सामने निकल करके आया है, क्योंकि जिस तरीके से यूनियन बैंक के रीजनल और ब्रांच मैनेजर को नोटिस दी गई है, उस नोटिस में साफ तौर पर जो है नोटिस की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि लगभग 120 करोड़ रुपए की ठगी का ये मामला है। और इस मामले की अगर बात करते हैं तो रीजनल के वो बैंक जो ब्रांच मैनेजर हैं उनके बयान को दर्ज कर लिए है पुलिस ने, और जांच लगातार कर रही है कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस तरीके से पैसे का बंदर बाट किया गया है, और कैसे इस 120 करोड़ रुपए की जो ठगी हुई है उसको कैसे फिर से जो है वापसी लाया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस जो है
एक एक कड़ी को जो है वो खंगाल रही है और लगातार इसकी जांच जो है पुलिस जो है करती नजर आ रही। बिल्कुल, और साथ ही जिन 6 लोगों को नोटिस दिया गया है उनके अलावा भी क्या कोई और इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, पुलिस लगातार जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से 120 करोड़ की ठगी का मामला है और इस मामले को लेकर के पुलिस हर एक गुत्थी को जो है वो टटोलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से मामला बड़ा है और इसमें कई अफसरों को फंसने के होने की संभावना बताई जा रही है। अभी तक 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। अगर पुलिस जांच करती है तो निश्चित तौर पे 1-2 नाम और सामने निकल के आ सकते हैं और इसके साथ ही साथ में पुलिस बहुत जल्द जो है अपना पूरा जो बयान होगा, इन सभी का बयान वो दर्ज करने के बाद से वो प्रस्तुत करेगी। लेकिन साफ है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी अफसरों पर जांच गिरनी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के की जांच जो है वो तेजी से चल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि AKTU में 120 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है, जहां पर करीब 6 अफसरों को नोटिस भी दिया गया है। साथ ही पुलिस लगातार इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है और एक एक गुत्थी को सुलझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं खबर आपको बलिया से बताएंगे, जहां पर SDM के चैम्बर में बीजेपी नेता की पिटाई से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुए बेहोश। पिटाई से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुए बेहोश। दबंग अनंत मिश्रा और रामजी ने की पिटाई। बीजेपी नेता रामजी शर्मा ने थाने में दी तहरीर। पिटाई से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुए बेहोश। दबंग अनंत मिश्रा और रामजी ने पीटा। बीजेपी नेता ने थाने में दी तहरीर। सिकंदरपुर में SDM रवि कुमार के चैम्बर का पूरा मामला। तो खबर बलिया से, जहां पर SDM के चैम्बर में बीजेपी नेता की हुई पिटाई से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुए बेहोश। तो वहीं खबर मेरठ से, जहां पर देर रात पुलिस और बदमाश की हुई मुठभेड़ में फरार बदमाश के पैर में लगी गोली। खौफ बनाने के लिए दिन दहाड़े लहराया था तमंचा। बदमाश ने पुलिस पर किया था फायरिंग का प्रयास। देर रात पुलिस और बदमाश की हुई मुठभेड़ में फरार बदमाश के पैर में लगी गोली। खौफ बनाने के लिए दिन दहाड़े लहराया तमंचा। खौफ बनाने के लिए दिन दहाड़े लहराया तमंचा। बदमाश ने पुलिस पर भी किया था फायरिंग का प्रयास। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश से तमंचा और कारतूस हुआ बरामद। बदमाश से तमंचा और कारतूस हुआ बरामद। अवैध तमंचाओं के साथ दिखते हैं अपराधी। मेरठ में बढ़ता अपराध का ग्राफ सरदर्द बना। और खबर आपको गोंडा से बता दें, जहां पर ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र की मिलीभगत। दोनों की मिलीभगत से इलाकों के निर्माण कार्य में बंदरबाट। दोनों के मिलीभगत से इलाकों के निर्माण कार्य में बंदरबाट। सीसी रोड और नाली के निर्माण में किया गया है हेरफेर। महीने भर के अंदर ही टूटने लगी सीसी रोड। अन्य विकास कार्यों में भी हो रही है धांधली। ऐसे होता रहा भ्रष्टाचार तो कैसे होगा ग्राम पंचायत का विकास। मामले में जिम्मेदार अधिकारी हैं मौन।
विकासखंड कृपाल के ग्राम पंचायत गिलौली का मामला। खबर गोंडा से, जहां ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत मित्र की मिलीभगत, दोनों की मिलीभगत से लाखों के निर्माण कार्य में हो रहा बंदरबाट। सीसी रोड नाली निर्माण में मानकों की अनदेखी में किया जा रहा निर्माण। महीने भर के अंदर ही टूटने लगी सीसी रोड। खबर आगरा से, जहां पर ताजमहल पर रोते रोते बच्ची हुई बेहोश, सीपीआर देकर बच्ची की बचाई गई जान। ताजमहल पर रोते रोते बच्ची हुई बेहोश, सीपीआर देकर बच्ची की बचाई गई जान। कर्नाटक के बेलगांव से ताजमहल देखने आए थे दंपत्ति। बच्ची माता पिता से हुई अलग, रोते रोते बच्ची हुई बेहोश। बच्ची माता पिता से अलग हुई, रोते रोते हुई बेहोश। सीआईएसएफ ने बच्ची को पहुंचाया डॉक्टरों के पास। डिस्पेंसरी पर मौजूद डॉक्टर ने सीपीआर देकर बचाई बच्ची की जान। एपोक्सिया के कारण बच्ची हुई थी बेहोश। डिस्पेंसरी पर मौजूद डॉक्टर ने सीपीआर देकर बच्ची की बचाई जान। सीआईएसएफ ने बच्ची परिजनों को सौंपी। डॉक्टर की सूझबूझ से बची बच्ची की जान। ताजमहल पर रोते रोते बच्ची हुई बेहोश। खबर आगरा से आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।